नमस्कार, गुड इवनिंग। और कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग साइंस के वीडियो का वेट कर रहे होंगे, 10th वाले। और मैं भी वेट कर रहा था कि मुझे इस वीडियो शूट करने को मिले, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके सामने काफ़ी कुछ चीज़ें लेके आने वाला हूँ, जिसे पढ़कर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हमारे एग्ज़ाम में आज के इस लाइट वाले वीडियो से काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में कैरी करेगा, तो बहुत ध्यान से आज का लेक्चर हमें सुनना है। ये फिजिक्स का तीसरा क्लास है 10th वालों। 2 वीडियो मैं फिजिक्स के ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उम्मीद है कि उसे आपने अच्छे से देखा होगा। आज इस तीसरी क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। उससे चर्चा से पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि मैंने दूसरी क्लास तक क्या पढ़ाया था। मैंने दूसरी क्लास तक दर्पण और दर्पण के प्रकार बताकर छोड़ दिया था, कहा था इस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। मैंने आपको प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दोनों में अंतर बताया था और काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले 2 वीडियो समझ में आ रहे हैं। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, लगातार वो अपनी समस्याएं मुझे ग्रुप में डालता रहे। ये वीडियो मैं YouTube पर भी डालूंगा, इसलिए आप YouTube पर भी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे चलते हैं तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास में मेरे सामने टॉपिक लिखा हुआ है दर्पण। इसके दर्पण के प्रकार आप सबको देख रहे होंगे। चलिए ठीक है, उसे आप देखिए। अब मुझे आप सुनिए। दर्पण, सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि दर्पण क्या होता है, तो सुनिएगा ध्यान से। दर्पण एक ऐसा निकाय है जिसमें आप प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। दर्पण एक ऐसा निकाय है जिसमें आप प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। मिरर इज अ ऑब्जेक्ट वेयर वी कैन गेट द इमेज। मिरर इज अ ऑब्जेक्ट वेयर वी गेट द इमेज, जहां पर हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यही परिभाषा बताइएगा और कुछ नहीं। दर्पण क्या है? जहां पे आप प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। किसका? अपना या किसी वस्तु का। स्मारकर का भी प्राप्त कर सकते हैं, मेरा भी प्राप्त कर सकते हैं, गाड़ी का भी प्राप्त कर सकते हैं, गाय भैंस बकरी किसी का भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी ग्रह का भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी जिसका प्रतिबिंब आप प्राप्त करें, जिसके माध्यम से प्राप्त करें, तो वो है हमारा दर्पण। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब आगे दर्पण के प्रकार की बात करते हैं। दर्पण के प्रकार को मैंने सामने बोर्ड पर लिख रखा है। दर्पण 2 प्रकार के, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर बोलते हैं, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। समतल दर्पण के तो कोई भाग नहीं होते, परंतु इस गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे, एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। शुरुआत में करता हूं समतल दर्पण से। मुझे ध्यान से सुनिए, समतल दर्पण से क्या होता है। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जो आयताकार या वर्गाकार हो। एक ऐसा दर्पण जो आयताकार या वर्गाकार हो, अर्थात हम ये कहें कि यदि कोई कांच का टुकड़ा आयताकार या वर्गाकार है, यदि कोई कांच का टुकड़ा आयताकार या वर्गाकार है और उस कांच के टुकड़े पर किसी एक तरफ रेड आयरन ऑक्साइड, ब्राउन आयरन ऑक्साइड, ब्लैक आयरन ऑक्साइड, ग्रीन आयरन ऑक्साइड, मीन्स किसी भी आयरन ऑक्साइड का अगर पीछे लेप लगा दिया जाए, पेंट लगा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला निकाय हमारा क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण सदैव समतल होता है। समतल दर्पण इस तरीके से होता है, मतलब पूरा चारों तरफ से प्लेन होता है। समतल दर्पण पूरा चारों तरफ से प्लेन होता है। समतल दर्पण कभी भी वक्राकार नहीं होता, अर्थात समतल दर्पण में कभी भी कहीं से किसी भी प्रकार का कोई कर्व नहीं होता है। अगर कर्व है तो कतई वो दर्पण समतल दर्पण नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? समतल दर्पण अति महत्वपूर्ण टॉपिक है लाइट में। आप बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है कि समतल दर्पण क्या है, इसके 4 गुणधर्म या 5 गुणधर्म लिखिए, या केवल गुणधर्म लिखिए, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको लाइट बताया था और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। वैसे ही समतल दर्पण है कि समतल दर्पण की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो समतल दर्पण की प्रॉपर्टीज का मैं व्याख्यान करता हूं, उसे आप गौरपूर्वक सुनिए। नंबर 1, समतल दर्पण
चारों तरफ से समतल होता है, कहीं भी वक्र का निशान उस पर नहीं होता। दूसरी चीज, समतल दर्पण का व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका उपयोग मनुष्य अपना चेहरा देखने के लिए करता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने घर में देखा होगा, आपके टॉयलेट्स में, बाथरूम में आपने देखा होगा सामने शीशा लगा होता है, उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो जो सामने शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है, वो समतल दर्पण का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दूसरा बच्चे एग्जाम्पल, समतल दर्पण में अगर आप चाहते हैं कि इस ग्लास का इमेज, मेरा इमेज या मार्कर का इमेज समतल दर्पण में पूरा पूरा बने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज समतल दर्पण में पूरी पूरी बने, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो कम से कम उस दर्पण की ऊंचाई, कम से कम उस दर्पण की ऊंचाई आपकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कम से कम उस दर्पण की ऊंचाई आपकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर मेरी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की ऊंचाई कम से कम 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मेरी हाइट 10 फीट है तो उस सामने दर्पण की ऊंचाई 5 फीट होनी चाहिए। संभवतः आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे गुणधर्म की तरफ। समतल दर्पण में, ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान से पड़ेगा, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। कब? जब दर्पण भव्य हो, बड़ा हो, विशालकाय दर्पण हो समतल, और उसमें आपका प्रतिबिंब बने, तो आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई और आपकी वास्तविक ऊंचाई दोनों ऊंचाई बराबर होगी। मतलब अगर आप 10 सेंटीमीटर के हैं तो आपका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर आप 5 फीट के हैं तो आपका प्रतिबिंब भी 5 फीट का बनेगा। आप 6 फीट के हैं, प्रतिबिंब भी 6 फीट का बनेगा। लेकिन कब? जब दर्पण भव्य हो, बड़ा हो। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, समतल दर्पण। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है समतल दर्पण का, ये पॉइंट खास तौर से नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एडवांस में इससे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये सामने समतल दर्पण है और ये मार्कर है। अभी इस मार्कर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा? इस दर्पण पर बनना होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये समतल दर्पण है, ये मार्कर है, इस मार्कर का प्रतिबिंब इस दर्पण पर बनना होगा। मैं आपसे कहूं कि मार्कर धीरे धीरे चल रहा है, मैं आपसे कहूं कि मार्कर धीरे धीरे क्या हो रहा है? चल रहा है। ये हमारे पास सामने एक दर्पण है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट इसकी तरफ v मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है इस मिरर की तरफ, सामान्य मिरर नहीं, समतल दर्पण है ये। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, आप स्वयं हो सकते हैं, कोई गाड़ी हो सकती है, गाय भैंस बकरी हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी। अगर ये ऑब्जेक्ट इस मिरर की तरफ चल रहा है और कितने की स्पीड से? v मीटर पर सेकंड। अब ये v माने तोप नहीं, चाहे 10 मीटर पर सेकंड बोल दो, चाहे 20 मीटर पर सेकंड बोल दो, चाहे 50 मीटर पर सेकंड बोल दो, चाहे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दो, कुछ भी। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये किसी स्पीड से चल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी, ये इसकी रियल स्पीड होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट v चाल से चल रहा है तो ये इसकी रियल स्पीड होगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो क्या निकल के आता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट v स्पीड से चल रहा है तो जो इसमें इमेज बनेगा, क्यों? अब चाहे खड़े रहें दर्पण के सामने, चाहे दर्पण के सामने चलते रहें, निश्चित तौर पर इमेज तो बनेगा ही। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो इमेज बनेगा, इस इमेज की जो स्पीड हो जाएगी, इस इमेज की जो स्पीड हो जाएगी, मेरी बात ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड किसकी तरफ है? दर्पण की तरफ। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड किसकी तरफ है? दर्पण की तरफ। कितनी है? v मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, यहां से क्या पॉइंट बनता है कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु v चाल से गतिमान है तो उसका प्रतिबिंब सदैव 2v वेग से गतिमान होगा। तो उसका प्रतिबिंब सदैव
2v वेग से गतिमान होगा। तर्क क्या निकल के आ रहा है कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उसके दुगने वेग से गतिमान होगा। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दुगने वेग से क्या होगा, गतिमान होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? अगला पॉइंट चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब मैं एक समतल दर्पण से दो समतल दर्पणों में आ रहा हूं, जरा मेरी बात को गौरपूर्वक सुनिएगा। मान लीजिए एक समतल दर्पण ये है और एक समतल दर्पण ये है, दोनों को मैंने ऐसे झुका कर रख दिया, दोनों को मैंने ऐसे झुका कर रख दिया और इनके बीच का एंगल है थीटा। मैंने दो समतल दर्पण लिए और दोनों को झुका कर रख दिया और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। कुछ इस तरीके से मैंने दो दर्पण लिए, इन्हें झुका कर रखा कितने डिग्री पर, थीटा डिग्री पर, और मैंने इनके बीच में कोई वस्तु रखी। हमने क्या किया, हमने दो समतल दर्पण लिए, दोनों को थीटा डिग्री पर झुका दिया, दोनों को थीटा डिग्री पर झुका दिया और उसके बीच में कोई वस्तु रखी। बताइए प्रतिबिंब बनेगा? निश्चित तौर पर बनेगा, और एक नहीं ढेर सारे प्रतिबिंब बनेंगे। अब बात ये आती है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्या प्रतिबिंब बने हैं, 10 बने हैं कि 20 बने कि 50? कोई जुगाड़ है गुरुजी? जी हाँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जुगाड़ है निकालने का। जुगाड़ क्या है जरा देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल फॉर्म्ड इमेज। फॉर्म मतलब बनने वाले, कुल बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 360 बटे थीटा माइनस 1। यानी ये जो एंगल है ये थीटा है, ये कोण है 60 अंश 70 अंश कुछ भी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर दो समतल के बीच 60 अंश का कोण है, दो समतल के बीच 60 अंश का कोण है, कोई वस्तु उनके बीच में रखी है, कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताइए। एंगल कितना है? 60 है। एंगल कितना है? 60 है। हमने ये और ये दो प्रतिबिंब लिए, इनके बीच 60 डिग्री का एंगल कर दिया और इनके बीच ही मार्कर रखा। इस मार्कर के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बहुत आसान है निकलना। n बराबर 360, एंगल कितना बना है? 60 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना आया? 5। अर्थात कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर यहाँ होता है एंगल 40, तब कितने बनते? 4 होंगे 36, 9 में से 1 गए 8 प्रतिबिंब बनते। अगर यहाँ होता है एंगल 120, तो कितने बनते? 120 से भाग देंगे 360 में, 3 बार जाएगा, 3 में घटाएंगे 2 आएगा। कुल कितने प्रतिबिंब बनते? 2 प्रतिबिंब बनते। अब जरा आप यहाँ पर दिमाग लगाइए। मान लीजिए कभी दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ हुआ, कभी दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ हुआ कि ये आपके पास 5, 6, 7, 100, 200 निकल के ना आए, दशमलव में निकल के आए। मान लीजिए आपने हल किया, आ गया 123.6। मान लीजिए आ गया 123.6। तो अब क्या करेंगे? बहुत से बुद्धिजीवी बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी 123 प्रतिबिंब बन जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, 123 तो बनेगा, पर 0.6 कहां जाएगा? तब आप क्या उत्तर देंगे? तब आप जो उत्तर देंगे वो सुनिए ध्यान से। तब आप बोलेंगे कि भैया 124 प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? 124। फिर कोई सोच सकता है कि गुरुजी अगर मेरा 124 आंसर ही मान लो आ जाए कहीं से एग्जैक्ट, तो फिर इस आंसर में और मेरे 124 में अंतर क्या बचेगा? तब तो सवाल सेम हो जाएगा ना, अंतर बचेगा। जी हाँ, अब सुनिए, यानी कि 123 इमेज तो बिल्कुल एग्जैक्टली बन जाएगी, लेकिन जो 124वीं इमेज बनेगी वो लगभग 60% बन पाएगी। यानी कहीं ना कहीं वो बन जाएगी, चाहे दुधली बने चाहे 60% बने, तो मजबूरी बन जाएगी हमारा कि मुझे आगे आने वाले नंबर में काउंट करें। तो आप निष्कर्ष समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर कभी दशमलव में कोई अंक जाता है तो दशमलव के ठीक बाद वाली जो संख्या होगी उतने ही प्रतिबिंब बनेगी। मान लीजिए हल किया 133.4 आ गया, किसी ने कहा कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे?
तो उत्तर कितना होगा 134 प्रतिबिंब। मान लीजिए 137.8 बना, कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे 138 प्रतिबिंब बनेंगे। समझ गए। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल थीटा फिर सुन लीजिए। अगर दो समतल थीटा डिग्री पर झुकाकर मतलब किसी एंगल पर झुकाकर रखे गए और उनके बीच में कोई वस्तु रखते हैं और हम ये पूछते हैं कि कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसका सूत्र है n बराबर, n मतलब होता है प्रतिबिंबों की संख्या, n बराबर 360/थीटा माइनस 1। थीटा बराबर जो एंगल यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर मतलब दोनों समतलों के बीच, यहाँ रखिए, एक घटा दीजिए, हल कर लीजिए, जो निकल कर आएगा वही प्रतिबिंबों की संख्या होगा। अब इसका लास्ट पॉइंट, समतल दर्पण के गुणधर्म का लास्ट पॉइंट, अंतिम पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि लगभग 4-5 पॉइंट जो मैंने बताए वो आपने दिमाग में रखे होंगे। अंतिम पॉइंट क्या है, जरा उस पर चर्चा करते हैं। अंतिम पॉइंट पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत पूछा जाता है, कम से कम 10 बार परीक्षा में पूछा गया है, दिमाग में से डाल लीजिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों फिर सुन लीजिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और इसकी क्षमता शून्य होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और इसकी क्षमता शून्य होती है। बहुत भड़बड़ाइए नहीं, परेशान मत होइए। जैसे ही मैं आपको फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा दूंगा, जैसे ही मैं आपको फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा दूंगा, वैसे ही आपको इस बात का उत्तर मिल जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत क्यों होती है। इसलिए इस प्रश्न के बारे में मत सोचिएगा कि अनंत कैसे होती है, बस समय का वेट करिए। जैसे ही समय आएगा आपको मालूम चल जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत क्यों होती है। फिलहाल अभी अंतिम पॉइंट समतल दर्पण का यही दिमाग में रखिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और इसकी क्षमता शून्य होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये समतल दर्पण वाले सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इसे आप 1 मिनट नोट कर लीजिए। चलिए, समतल दर्पण के बाद अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है गोलीय दर्पण और उसके प्रकार। तो देखिए, फटाफट इसको देखते हैं और क्या है समझते हैं। गोलीय दर्पण क्या है। अब गोलीय दर्पण अर्थात गोलीय मतलब कहीं ना कहीं गोल जैसा कुछ आ रहा होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, यदि हमारे पास कांच का कोई खोखला गोला मिल जाए, यदि हमारे पास कांच का कोई क्या हो जाए, खोखला गोला मिल जाए और उस खोखले गोले पर हम लोग एक तरफ पॉलिश कर दें, उस खोखले गोले पर हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ पॉलिश कर दें, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को बोलेंगे गोलीय दर्पण। मतलब जब किसी खोखले कांच के गोले पर, जब किसी खोखले कांच के गोले पर रेड आयरन ऑक्साइड या ग्रीन आयरन ऑक्साइड या ब्राउन आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहले तो आप समझिए, देखिए ऐसे होता है गोलीय दर्पण और इसके एक तरफ आप ऐसे पूरा 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 बाहर पॉलिश कर दीजिए, तो इस प्रकार जो प्राप्त दर्पण होगा हमारा गोलीय दर्पण होगा। लेकिन जब इस गोलीय दर्पण को 2 भाग में बताया गया, तो जिस 2 भाग में बताया गया तब ये डिसाइड किया गया कि क्या पॉलिश केवल एक तरफ ही की जाए, नहीं, यानी कि पॉलिश अंदर भी हो सकती है और पॉलिश बाहर भी हो सकती है। मतलब इसका ये मतलब निकल के आता है कि जब दर्पण एक ही है और पॉलिश अंदर भी कर रहे हैं बाहर भी कर रहे हैं, तो इसी अंदर और बाहर पॉलिश करने के आधार पर इस गोलीय दर्पण को 2 हिस्सों में बांटा गया। अब जरा इसको समझते हैं। अब 2 हिस्सों में बांटा गया, तो पहला हिस्सा हमारा है अवतल दर्पण, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर आपसे कोई पूछ देता है कि अवतल दर्पण क्या है, जरा इसके बारे में बताओ। अगर आपसे कोई पूछता है कि अवतल दर्पण क्या है, जरा इसके बारे में बताओ, तो सीधी सी बात है, सुनेगा ध्यान से। अच्छा, हमने क्या बताया कि अवतल दर्पण है किसका भाग, गोलीय दर्पण का, तो इसकी परिभाषा भी कहाँ से निकलेगी, गोलीय दर्पण से निकलेगी। क्या, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, यदि किसी कांच के खोखले गोले को बीच से काटकर आधा कर दिया जाए, यदि किसी कांच के खोखले गोले को बीच से काटकर आधा कर दिया जाए और
बीच से काट कर क्या कर दिया जाए बेटा, आधा कर दिया। जैसे मान लीजिए कांच का गोला के पास है, इसे आपने क्या किया, बीच से काट कर आधा कर दिया। तो बीच से आपने काट कर आधा किया तो कुछ ऐसे दिखने लगेगा ना आपको, है क्लियर। जब भी आपको ऐसे दिखने लगेगा तो क्या हुआ, देखिए पूरा गोला आधा हुआ ना, तो हमने क्या किया, कांच के खोखले गोले को बीच से काटा, आधा किया, और आधा करने के बाद इसके बाहरी तल पर या उभरे तल पर, क्या बोलते हैं इसको, उभरा तल बोलते हैं, इसके बाहरी तल पर आप क्या करो, आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दो। आपने क्या किया, आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दी। तो इस प्रकार जो दर्पण आपको प्राप्त होता है इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। फिर सुनिए क्या बोलेंगे, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, यदि किसी कांच के खोखले गोले को बीच से काटकर आधा कर दिया जाए और उसके पश्चात उसके उभरे तल पर या बाहरी तल पर, उभरे तल पर या बाहरी तल पर आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए, आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अब बेटा अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, इसे कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग, तो सुनिए ध्यान से। बेटा अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले आपने देखा होगा, लोग शेविंग कराने जाते हैं या लेडीज ब्यूटी शॉप जाती हैं, तो जब आप जाएंगे वहाँ पर, तो जहाँ पे सामने आप शेविंग कराते हैं या जो भी कुछ आप ट्रिमिंग कराते हैं, कुछ भी कराते हो, तो आप जिस स्क्रीन पे अपने आप को देखते हो, वो जो स्क्रीन होती है, वो जो आपका मिरर होता है, वो हमारा होता है अवतल दर्पण। वो हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो सबसे पहले तो वही यूज हो गया। दूसरा यूज हमारा क्या होता है, दूसरा यूज हमारा होता है इसका परावर्तक सूक्ष्मदर्शी बनाने में, परावर्तक सूक्ष्मदर्शी को बनाने में, रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप बनाने में भी इसका हम लोग यूज करते हैं, किसका, अवतल दर्पण का। तीसरा यूज बेटा तीसरा जो यूज है वो डॉक्टर्स मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा यूज होता है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। डॉक्टर्स लोग इसका यूज करते हैं जब भी वो नाक, आँख या मान लीजिए कान का कुछ अंदर वाला पार्ट देखना है, नहीं साफ दिखाई पड़ रहा है, तो उनके पास ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ये कॉनकेव मिरर फिट होता है, उसी की सहायता से वो इतने छोटे छोटे पार्ट्स को भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए स्टेपीज बहुत छोटी, जब स्टेपीज के पास कुछ देखना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई बड़ी चीज लगानी पड़ेगी ना उसको देखने के लिए, जो उसका इमेज बड़ा दिखा दे, तो वो अवतल दर्पण यूज होता है हमारे पास, है क्लियर। और ध्यान रखिएगा बेटा ये 3 से 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें मैंने आपको बताया, वो इसका यूज हम लोग परावर्तक सूक्ष्मदर्शी बनाने में करते हैं। दूसरा यूज क्या होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स लोग इसका नाक, कान, गला इत्यादि को देखने के लिए, अंदरूनी रूप से जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और तीसरा क्या होता है, दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में, ब्यूटी शॉप में इसका यूज होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अवतल दर्पण का उपयोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण की तरफ कि आखिरकार उत्तल दर्पण क्या है। देखिए उत्तल दर्पण क्या है, तो देखिए ध्यान से, आपने जो खोखला गोला था उसको आपने बीच से काटा, उसके बाहर आपने पॉलिश की, तो बना लिया आपने अवतल। इसी का उल्टा कर दो, यानी फिर से जब किसी कांच के खोखले गोले से जब किसी कांच के खोखले गोले को बीच से काटकर आधा कर दिया जाए और उसके दबे हुए तल पर या अंदरूनी तल पर, उसके दबे हुए तल पर या अंदरूनी तल पर, फिर सुन लीजिए, जब किसी कांच के खोखले गोले को बीच से काट कर आधा कर दिया जाए और उसके दबे हुए तल पर या अंदरूनी तल पर आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके यूज भी बहुत हैं, लेकिन मैं आपको उसके केवल 2 यूज बता रहा हूँ। आइए तब उत्तल दर्पण के यूज पे आते हैं। यूज नंबर 1, बच्चे सबसे स्टार्टिंग वाला यूज, जब आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, हाईवे पे जाइए, तो आप देखते हैं जहाँ पे 4-5 रोडें एक साथ होती है, वहाँ पर बड़े बड़े स्टैंडों में खूब बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती, लैंप लगे होते, बड़े बड़े लैंप लगे होते हैं। उन लैंप्स में जो मिरर यूज होता है, जो दर्पण यूज होता है हमारा, वो उत्तल दर्पण यूज होता है। वो इसलिए यूज होता है ताकि उसके अंदर जब लाइट रहती है और वो लाइट जब बाहर निकलती है, तो वो दर्पण क्या करता है, लाइट को फैलाने का कोशिश करता है। जब लाइट को फैलाएगा तो कम लाइट में ज़्यादा रोशनी होगी, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये यूज़ भूलिएगा नहीं। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला जो इसका यूज़ है वो क्या है,
बच्चे आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, या आपके घर पे होगा, आपने देखा होगा चाहे बाइक चलाई, चाहे स्कूटी, चाहे 4 पहिया, चाहे 2 पहिया, आपने देखा होगा आपकी गाड़ी ठीक है चल रही है, लेकिन वो बैलेंस होके चले, इसके लिए आपको पीछे वाले की लोकेशन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पीछे वाले की लोकेशन को देखने के लिए, यानी हमारे पीछे कौन आ रहा है उस लोकेशन को देखने के लिए गाड़ियों के साइड में जो शीशे लगे होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर सुन लीजिए, आप लोग के घर पे गाड़ी है, गाड़ी आप लोग चलाते हैं तो आपको पीछे की लोकेशन चाहिए, जो पीछे व्यक्ति आ रहा है वो कितनी दूरी पर है, वो सब देखने के लिए गाड़ियों में जो शीशा लगे होते हैं वो हमारे उत्तल दर्पण के लगे होते हैं, ताकि हम पीछे वाले या बराबर वाले को देख पाएँ। है क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण आपको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। आज की इस पूरी क्लास में जो पूरा मेरा जो कुछ भी लेक्चर था आज की इस टॉपिक्स पर, इस सारे टॉपिक्स में समतल दर्पण फोकस था मेरा पूरा। समतल दर्पण के नोट्स सभी लोग मेहनत से बना लीजिए, उसका एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि जितने पॉइंट्स मैंने आपको इकट्ठे बताए हैं वो सारे पॉइंट्स एक जगह बुक में आपको मिलना असंभव है, इसलिए समतल दर्पण के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से बना लीजिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण समझ लीजिए, उसको अच्छे से बना लीजिए। अगले क्लास में जब मैं वीडियो लेके आऊँगा फिजिक्स का, तो हम लोग दर्पण से जुड़ी हुई परिभाषाएं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और आगे प्रतिबिंब का निर्माण, कि कैसे कोई इमेज छोटी बनती है, 2/3 बनती है, आधी बनती है, ये सब चर्चाएं अब आने वाली। सभी लोग इस स्लाइड के नोट्स बनाते रहें, मेहनत से पढ़ते रहें, अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, लॉकडाउन का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यूट्यूब पर ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।